हाँ भाई, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था टेंस का, और टेंस के टॉपिक पे हम बात कर रहे थे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्बियल कॉन्सेप्ट आपका हो गया था। और अब जो चल रहा है वो हमारा जनरल फैक्ट्स का चल रहा था। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जहां कुछ फैक्ट्स आपको क्लियर किए गए हों। फैक्ट्स में हमने आपको पहले नंबर पे बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ पे बात करते हैं भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ को बोलते हैं हम हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी सेंटेंस में सार्वभौमिक सत्य दे रखा है तो वहां आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है ये चीज आपको देखनी है। तो देखो, जैसे कोई काम आपका प्राचीन समय से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है और आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही चलता रहेगा, उसको कहते हैं हम सार्वभौमिक सत्य। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखें, जैसे सेंटेंस है आपका द सन राइज द वेस्ट। अब मैंने यहाँ आपको एक सेंटेंस लिख दिया है। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा टेंस आएगा। तो सूर्य का उगना या नहीं उगना ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। अब ये सेंटेंस आपका कह रहा है कि सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है कि नहीं उगता है। पश्चिम में नहीं उगता, ये उगता है आपका किसमें, ये पूर्व में उगता है। और उस पूर्व के लिए हमें एफर्मेटिव सेंटेंस में चलना था। और अगर कोई काम नहीं होता है तो नेगेटिव में चलेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको बताइए, सब्जेक्ट के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा नॉट, और फिर लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या दे रखा होता है, प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट भरेंगे तो इसमें आपको क्या आएगा, डज नॉट लगेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो आपका आंसर होगा डज नॉट राइज। ऑप्शन में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है राइजेस, दूसरा आपको मिलेगा राइज, तीसरा आपको मिलेगा इज राइजिंग, और चौथा आपको मिलेगा डज नॉट राइज। अब लास्ट के ऑप्शन पे ये मिलेगा। कई बार स्टूडेंट सोच जाता है कि वेस्ट दे रखा है तो प्रश्न ही गलत है, जबकि प्रश्न गलत नहीं होता। आपको ऑप्शन दे रखा है, प्रश्न बिल्कुल सही है। आप उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हो। अगर कोई काम हो रहा है तो एफर्मेटिव, नहीं हो रहा है तो उसमें आप नेगेटिव यूज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका रहेगा, आंसर आपका यहाँ चौथे तक हम पहुंचते नहीं है। पहली बात तो प्रश्न पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हम आकर के कह देते हैं कि हमें बोनस मिलेगा, क्योंकि ये तो प्रश्न में जो लिखा हुआ यही गलत है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। तो यहाँ आपका आंसर इसमें ये रहेगा। इसी को हम कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोल देते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आपका द अर्थ मूव, अर्थ मूव अराउंड द सन। ये आपने सुना होगा, द अर्थ मूव अराउंड द सन। अब इस सेंटेंस को आपने सुना है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है। ये काम जो है वो लगातार सदियों से चला आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसलिए यहां पर ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वो की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा करके हम उसका आंसर दे देते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम। जैसे सेंटेंस है आपका द मूव मूव अराउंड द सन डायरेक्टली। अब ये आपको देखना है भाई कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो सूर्य का चक्कर प्रत्यक्ष रूप से लगाता है।
अगर लगाता है तो एफर्मेटिव चलेगा, और अगर नहीं लगाता है तो वो नेगेटिव में चलेगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये प्रत्यक्ष रूप से चक्कर लगाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से लगाता है? भाई ये तो इनडायरेक्टली लगाता है, डायरेक्ट चक्कर नहीं लगाता। डायरेक्ट चक्कर लगाती है पृथ्वी, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी चंद्रमा का जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के चक्कर में सूर्य का चक्कर उसका लग जाता है, जो कि इनडायरेक्ट वे है, डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब जो चंद्रमा है वो सूर्य का चक्कर डायरेक्ट नहीं लगाता, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लगाता है, प्रत्यक्ष नहीं लगाता। तो सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इसलिए हम यहां पर जो यूज करेंगे वो करेंगे डज नॉट। इस तरीके के जो पॉइंट हैं आपके वो रहते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर हम इनको यूज कर। क्लियर है? इसके अलावा नंबर सेकंड हमने यूज किया है, और वो है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद में एक और हम ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट की बात करते हैं। हैबिचुअल फैक्ट बोले तो आपको समझना होगा, इसको हम बोलते हैं हैबिचुअल फैक्ट को आदतन तथ्य। आदतन तथ्य इसको हम बोल देते हैं। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदतन तथ्य। इसका मतलब यह है कि इस ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें किसी प्राणी की कोई आदत बताई गई हो। आदत का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसा प्राणी है जिसके बारे में पहले से ही पता हो, या तो कि ये तो ऐसा काम करता ही है, उस चीज को बताया गया है, या बताया गया है कि इस काम को ये व्यक्ति रोज करता है, तो जिससे आपको लगे कि यार ये तो इसकी हैबिट है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लेके चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें, एग्जाम्पल है जैसे आपका द डॉग bark at the stranger। द डॉग bark at the stranger, कुत्ता अजनबी पे भौंकता है। तो ये सारे कुत्तों की आदत है, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कुत्ते हैं, पूरी कुत्ता जात, तो वहां हम यूज करते हैं इनके हैबिचुअल फैक्ट में। अजनबी व्यक्ति को देखते ही कुत्ते की आदत है वो भौंकना शुरू कर देता है, और जब ये भौंकना शुरू करता है तो इसकी हैबिट में आता है, और हैबिट में आता है तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। इसलिए आपका जो आंसर रहेगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को एग्जाम्स के अंदर तीन तरीके से दिया जाता है। एक सेंटेंस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। एट द स्ट्रेंजर एक सेंटेंस इस तरीके से हो गया ये। और एक और पॉइंट है आपका द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ये देखिए, अब यहां आपके पॉइंट नंबर 1 है कि बहुवचन के रूप में यूज हुआ है ये द डॉग। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बात करने की और याद रखने की जरूरत है कि अगर आपको यहां इस तरीके से दिया गया है द डॉग, द डॉग का मतलब होता है होल कम्युनिटी, इसका मतलब पूरी जाति, पूरी जाति की बात चल रही है सर। ठीक है, अगर यहां पर डॉग्स वर्ड दिया गया है तो इसका मतलब भी पूरी जाति ही है। लेकिन अगर आपको दिया गया है द डॉग्स, पहली बात तो यह है कि ये आर्टिकल है, और आर्टिकल जो आपका यूज किया गया है वो आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता है। और अगर यूज कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी नाउन है ये उनमें से नहीं है जो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डॉग्स बोला तो इसका मतलब सबकी बात चल रही है, लेकिन आपने अगर द डॉग्स बोला तो इसका मतलब सारे कुत्तों में से कुछ कुत्ते हम अलग कर देते हैं, और कुछ कुत्ते अलग हो गए इसका मतलब ये उस काम को नहीं कर रहे होंगे जिस काम को सारे कुत्ते कर रहे हैं।
तो इसको आप यहां समझें, यहां आपको दिए गए द डॉग्स, ये केवल डॉग्स है, बहुवचन है, बहुवचन है तो ये द डॉग और डॉग्स में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव सेंस में चलेगा, पॉजिटिव सेंस में चलेगा तो हम यहाँ यूज करेंगे बहुवचन है तो वाक। लेकिन यहाँ बहुवचन के साथ दा लग गया है, और दा अगर बहुवचन के साथ लग रहा हो तो आप समझ जाना कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब है वो काम जो हो रहा है वो नहीं हो रहा होगा। अगर द डॉग्स आ गया, द कैट्स आ गया, द माइस आ गया, इसका मतलब ये है कि वो अपनी जाति से हटके काम कर रहे हैं। ये कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो अजनबी को देख करके भौंकते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं स्वान निद्रा वको ध्यानम, काग चेष्टा, तो ये विद्यार्थी के कुछ नियम होते हैं। तो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप 2, 5, 10 फीट दूर होकर के भी जा रहे हो कुत्ते के पास से होकर के, तो कुत्ते को तुरंत पता लग जाता है, चाहे आपकी आवाज आई है चाहे नहीं आई है। लेकिन आजकल के कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, आपके रोड पे आ जाते हैं, गाड़ी में हॉर्न मार मार के मर जाओ, आप हटते ही नहीं है, सोते ही रहते हैं। तो ऐसे कुछ हैं जो अपनी जाति से हटके काम कर रहे हैं, तो उनके साथ दा लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये काम इसके बिल्कुल विपरीत करेंगे, तो यहाँ हम यूज करेंगे डू नॉट वॉक। आपका आंसर यहाँ होगा डू नॉट वॉक। क्लियर? अब हम इसी में हम और लिखते हैं कुछ, जैसे सेंटेंस है आपका कैट्स पेयर विद द डॉग, विद द डॉग। एक सेंटेंस में आपका लिखूं द कैट पेयर विद द डॉग, और एक है आपका द कैट्स पेयर विद द डॉग। अब आप यहां बताएं फर्स्ट वाले में क्या यूज हो सकता है। कैट्स बहुवचन है और कुत्ते से बिल्ली डरती ही है, इसका मतलब ये नियम में चल रहा है, और नियम में चल रहा है तो यहां पर आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और एफर्मेटिव सेंटेंस तो केवल फियर द कैट। द कैट का मतलब सिंगुलर, अगर आपको सिंगुलर कॉमन नाउन दी गई है और उसके साथ दा लगा हुआ है तो वो पूरी जाति के लिए संबोधित किया गया है, इसलिए यहां पर हम फियर्स यूज कर देंगे। और ये आपका आ रहा है द कैट्स, बहुवचन के साथ दा लग गया, इसका मतलब यहाँ पर ये उसके उल्टे हो गए, और उल्टे हो गए तो यहाँ सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, और हम यहाँ यूज कर देंगे डू नॉट फील। तो ये आपका हो जाता है हैबिचुअल फैक्ट। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास और फैक्ट है, और उस फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो फैक्ट नंबर 3 जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट को हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य। इसका मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है जो साइंस ने डिक्लेयर किया है। कोई रामायण कुरान भगवत गीता इनमें नहीं लिख रहा है, कोई भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिख रहा है, किसी साधु सन्यासी ने नहीं बताया, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करके बताया है कि ये काम हुआ है और साइंस से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो लिखें वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और इसी में मैं लिख दूं अगर आपको, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री पे उबलता है और 0 डिग्री पे जम जाता है। क्लियर है? अब हम यहां बात करें तो आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। वाटर बॉइल्स हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा आपका, फ्रीजेस हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस प्रकार का जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, अगर हाँ ऐसी चीजें जो आपको सिर्फ साइंस की बुक में पढ़ने को मिलेंगी, वो हमारा होता है साइंटिफिक फैक्ट। और साइंटिफिक फैक्ट हमेशा चलता है किसमें, प्रेजेंट के
इंडेफिनिट में। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पे, और वो है आपका मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट का मतलब होता है हिंदी में क्या? गणितीय तथ्य। इसका मतलब ये है कि आपको किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई गणितीय, कोई आपको संख्या दी गई है, कोई कैलकुलेशन दी गई है, कोई गणना दी गई है, तो वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल ज्यादातर आता है हमेशा 2 and 2, और आपको बताना है यहाँ मेक फॉर, तो आपका आंसर क्या होगा ये समझना है। सेंटेंस है आपका द सम ऑफ 2 and 2 4। अब यहाँ आपको बताना है, बी फॉर्म भरना है, क्या आएगा? ठीक है। और यहाँ एक और मैं आपको लिखूं 2 and 2 बी फॉर्म भरना है =4, =4। अब इस तरीके का पॉइंट आपको दिया है, तो देखो गणित की संख्या इसमें है, द सम ऑफ 2 and 2 गणित है, इधर भी आपका गणित है। इसका मतलब अगर आपको मैथमेटिकल फैक्ट दिया है तो वहां आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा ये आपको समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट 2 and 2 ये बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो बहुवचन के साथ केवल और केवल क्या भर देंगे? मेक भर देंगे। द सम ऑफ 2 and 2 यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? द सम। द सम आपका एक वचन है, एक वचन है तो बी फॉर्म के रूप में हम क्या लगा देंगे? यहाँ इज लगा देते हैं। इधर आपको दिया गया 2 and 2, और आपको सेंटेंस में क्या दिया? एक शब्द इक्वल टू। अगर किसी सेंटेंस में इक्वल टू या पैरेलल टू शब्द दिए गए हों तो उस सेंटेंस के अंदर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और बी फॉर्म का यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ सिंगुलर वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे? इज यूज कर देते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो जाता है मैथमेटिकल फैक्ट। और मैथमेटिकल फैक्ट के अलावा एक आपका इसमें फैक्ट और है, और उस फैक्ट का नाम है स्पिरिचुअल फैक्ट, जो आपको कल बता दिया था। स्पिरिचुअल फैक्ट क्या होता है? हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम आध्यात्मिक तथ्य। आध्यात्मिक तथ्य। आध्यात्मिक तथ्य का मतलब हमारे वेद पुराण, भगवत गीता या कुरान, इनमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कोई साधु सन्यासी या हमारे किसी महापुरुषों ने हमसे कही हैं। अब उनको एक्सपेरिमेंट करें, अब वो चाहे वो सही पाई जा रही हैं चाहे गलत पाई जा रही हैं, लेकिन हमारी अंतर आत्मा कहती है कि ये बात सच है, तो उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल फैक्ट। जैसे आपका सेंटेंस एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल में देखिए सेंटेंस है आपका गॉड, बी फॉर्म आपको यूज करना है 1। ईश्वर कितने हैं? एक है। भले हम रोज बहुत सारे को पूजते हैं लेकिन है कितने? एक ही है, एक ही मानते हैं। एक सेंटेंस में आपका लिखूं द सोल, बी फॉर्म भरना है इमॉर्टल। आत्मा कैसी है? अमर है। चाहे हमने देखी नहीं है लेकिन फिर भी आत्मा को क्या मानते हैं? अमर मानते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जिस तरीका से हम पुराने वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे ये आत्मा एक पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण कर लेती है। इसका मतलब आत्मा अमर है, ये हम मानते हैं। अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करें तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा, गलत भी हो सकती है ये साबित, लेकिन हमारी आत्मा कहती है कि हमारे इतने बड़े विद्वान लोगों ने, महापुरुषों ने जो बात कही है उसको हम गलत नहीं मान सकते। इसलिए ऐसे फैक्ट्स को हम हमेशा सच मानते हैं। गॉड इज वन है, द सोल, बी फॉर्म आपको बताना है तो इज हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे द सोल इज इमोर्टल, गॉड इज वन। क्लियर? आपको एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, जैसे मैन, बी फॉर्म है
मॉर्टेल, मैन मॉर्टेल। और जो पुरुष है, जो मनुष्य है, यहाँ मैन का मतलब मैन एंड वुमेन दोनों से आ रहा है। तो यहाँ जो मनुष्य है वो नश्वर है। नश्वर का मतलब जिसका नाश हो जाता है, जिसका अंत हो जाता है। और जिसका अंत हो जाता है उसको हम मॉर्टेल बोलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, सच साबित हुई है। इसलिए हम यहाँ पर भी प्रेजेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका जाएगा मैन इज मॉर्टेल। आदमी जो मनुष्य है वो कैसा है, वो नश्वर है, नाशवान है, जिसका अंत हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ फैक्ट थे जिनका हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अगर किसी भी एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उन सारे प्रश्नों का आंसर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। बाकी का अगला टेंस पढ़ने के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।